हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? आई होप आप लास्ट क्लासेज है वो सारी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से नोट्स वगैरह बना रहे हैं। स्टूडेंट की कुछ जो फीडबैक जो आते हैं कमेंट के माध्यम से, एक तो ये आया है कि आप इंग्लिश में लिखें। तो देखिए, जैसे ये क्लास है वो वैसे हिंदी मीडियम के हिसाब से चल रही है, पर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो भी अगर हेल्प लेना चाहता है, तो मैं क्या है उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो शब्द है उनको बोल दूंगा इंग्लिश में और साथ में यहाँ पे राइट डाउन भी कर दूंगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। उसके अलावा ये आया कि आप सर जो आरएस प्री का ये कोर्स है ये पूरा करवाओगे क्या? जी हाँ, पूरा यूट्यूब पे निःशुल्क रहेगा। आरएस प्री का पूरा सिलेबस मैं यूट्यूब पे करवाऊँगा, आपके लिए फ्री है। आप नोट्स बनाते रहिए और एन्जॉय करते रहिए। ठीक है? अब हमारा टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा था, बजट देखा, बजट की क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आज हम देखेंगे राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। देखिए, राजकोषीय नीति के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति सिंपल सी एक ऐसी नीति जो सरकार की आय और व्यय से संबंधित एक नीति होती है और वो अर्थव्यवस्था पे एक व्यापक प्रभाव डालती है। तो राजकोषीय नीति क्या करती है अर्थव्यवस्था पे कि जो अर्थव्यवस्था में है वो निवेश बढ़े, अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़े, जो आर्थिक संवृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो है बढ़े, हमारा जीडीपी बढ़े, हम हमने मुद्रास्फीति पढ़ी, इन्फ्लेशन, तो उसकी दर है वो क्या है, नियंत्रित रहे। तो ये सारी चीजें हमें राजकोषीय नीति बताती है। मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि राजकोषीय नीति क्या है, कि सरकार की आय और व्यय से रिलेटेड ऐसी नीति कि सरकार अपनी आय का कौन-सा हिस्सा है वो खर्च करती है, सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होती है, सरकार उस पैसे को यूज़ कैसे करे, कैसे खर्चे, ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर है वो नियंत्रित भी रहे, निवेश बढ़े, रोजगार बढ़े, अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हो। ये मुख्य उद्देश्य एक जो राजकोषीय नीति है उसका होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो राजकोषीय नीति है इसकी अभिव्यक्ति, इसको एक्सप्रेस सरकार किस डॉक्यूमेंट से करेगी? सरकार कोई मौखिक आके तो बताएगी नहीं कि ये हमारी राजकोषीय नीति है, ये हमारे इनकम है, ये हमारे खर्चे हैं, अब आप देख लो। सरकार एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बजट। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट। और उस बजट को हम, जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल है 112, वहां पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके माध्यम से क्या है, सरकार इसको जारी करती है, इसको अभिव्यक्त करती है। ये एक सिंपल सा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बजट है, जो मैं आय और व्यय बता रहा हूँ, इनके कौन कौन से नेचर होते हैं, ये आय कौन सी होती है, ये खर्चे कौन से होते हैं, और इसके हिसाब से हमको राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजट घाटा जो देखेंगे, ये सारे जो हमारे घाटे हैं वो इस आय और व्यय के डॉक्यूमेंट के माध्यम से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहले हम बजट का एक कैटेगराइजेशन करते हैं कि ये जो बार बार मैं बोल रहा हूँ आय और व्यय, वो कैसे प्राप्त होती है सरकार को। इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखिए। देखिए, एक पिताजी है, पिताजी अपनी बेटी की कर रहे हैं शादी। ठीक है। अब पिताजी एक बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो पिताजी ने एक बजट बनाया है कि यार मैं मेरी बेटी की शादी पे 25-30 लाख रुपए खर्च करूंगा। मेरा एक बजट है कि मैं 25 से 30 लाख के बीच में पैसा बेटी की शादी पे खर्च करूंगा, क्योंकि इकलौती बेटी है और मुझे अच्छे से धूमधाम से शादी करनी है। अब पिताजी के पास देखिए, जैसे भारत सरकार बजट बनाती है कि इतना पैसा मेरे पास आएगा, एक अनुमान लगाती है, पिताजी ने लगाया कि मैं 30 लाख रुपए लगाऊंगा शादी में। ठीक है। पापा क्या कर रहे हैं कि पापा अपने इनकम के सोर्सेज देख रहे हैं। ठीक है, कि मेरे पास कहाँ से ये जो 30 लाख रुपए वो मैनेज होंगे, और ये 30 लाख रुपए मैं लगाऊंगा किस कार्यों में, किन कार्यों में। तो पिताजी क्या देख रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं सोर्सेज, ये पैसे कहाँ से मेरे पास आएंगे और मैं
किन किन चीजों पे खर्च करूंगा। अब खर्चा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पिताजी देख रहे हैं कि मैं जो कैटरिंग वाला है वो एक जो हमारे शहर का सबसे अच्छा कैटरिंग वाला है उसको बुलाऊंगा, कि मैं खाना ऐसा रखूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। फिर मैं एक मैरिज गार्डन या रिजॉर्ट करूंगा जो एक बहुत आलीशान और भव्य होगा। मैं डीजे है, महिला संगीत का कार्यक्रम है, मैं सिंगर को बुलाऊंगा, मैं मेरी बेटी की शादी में एक अच्छी सी गाड़ी दूंगा, दहेज भी बहुत अच्छा दूंगा। तो ये खर्चे तो पहले से पड़े हैं जो फिक्स है। अब पिताजी के पास समस्या क्या है कि ये आएगा कहाँ से पैसा। ऐसे ही सरकार के पास एक समस्या है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। एक सेकंड। अब सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था में यही तो है कि ये सोर्स कहाँ से आए। सरकार का भी यही सवाल है। अब पापा ने क्या किया, पापा ने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो बैंक अकाउंट चेक किया तो वहां पड़े थे 5 लाख रुपए सेविंग कर रखे थे। फिर भी 25 लाख और बच गए। फिर पापा क्या करेंगे, पापा ने एक देखा कि एक यार मेरी एक प्लॉट पड़ा है, 4-5 प्लॉट पड़े हैं खरीदे हुए, एक प्लॉट को बेच देता हूँ। बेटी की शादी तो एक बार ही होगी, तो मान लीजिए एक प्लॉट बेच दिया जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। ठीक है। अब पिताजी ने ये देखा कि यार मैं जो कोई व्यक्ति है, दोस्त है पिताजी का, एक बार पिताजी ने उधार रुपए दिए थे उनको। तो पिताजी ने देखा कि यार 5 लाख रुपए या तो मैं मेरे फ्रेंड के मांगता हूँ, वो मेरे को दे देगा। अब देखिए 5 और 10 15 और 5 20। अब पिताजी अनुमान लगा रहे हैं कि 30 लाख लगाऊंगा, ज़्यादा भी लग सकता है, खर्चा तो ज़्यादा भी हो सकता है। पिताजी के पास अभी तक इतने रुपए आए। फिर पिताजी को दिमाग में आया कि यार बेटी की शादी है, एक ही बेटी है मेरे इकलौती, और जो ननिहाल पक्ष है वहाँ की इकलौती ये भांजी भी है, तो इसकी शादी में बात के भी पैसे आएंगे, मान लीजिए 5 लाख रुपए। ठीक है। अब पिताजी सोच रहे हैं कि कन्यादान वगैरह लोग गिफ्ट वगैरह देंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपए आ गए। ठीक है। फिर भी 1-2 लाख और कम पड़ रहे हैं, तो पिताजी ने किसी से क्या है उधार भी ले लेंगे, लोन भी ले लेंगे। ठीक है। जितने पैसे बचे वो पैसे क्या है पिताजी लोन में ले लेंगे। तो ऐसे करके क्या एक शादी है वो मैनेज कर रहे हैं। सेम सरकार ऐसे ही काम करेगी। जब मैं आपको बजट के ये दोनों साइड दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे हमारी शादी में एक बजट करते हैं वैसे ही क्या है सरकार के सामने भी क्या समस्या है कि ये पैसा जो है मेरे पास इसको मैं कहाँ कहाँ यूज करूँ। और डेफिनेटली वो पैसा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि आमदनी अठनी खर्चा रुपया, हमेशा ये कहावत पूरी चरितार्थ यहाँ पे होती है। अब देखिए जो बजट साइड है, बजट में हम जो आय और व्यय है इनके दो टाइप के नेचर है। एक बोला जाता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू मीन्स राजस्व, एक होता है कैपिटल पूंजीगत बजट इसको बोला जाता है। रेवेन्यू साइड में दो चीजें होती हैं, प्राप्तियां यानी रिसीट्स, और खर्चे एक्सपेंडिचर। सेम वैसे ही क्या इस साइड में भी कैपिटल साइड में भी प्राप्तियां और खर्चे होते हैं। प्रकृति के आधार पे जो प्राप्तियां और खर्चे हैं उनको रेवेन्यू और पूंजीगत कैपिटल में बांट दिया गया है। आप एक बार के लिए इनको देखते रहिए ध्यान से, मैं आपको डिटेल से इनको समझाऊं। अब देखिए, एक है रेवेन्यू बजट, एक है पूंजीगत बजट। अंतर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, पहले इनके आइटम्स देख लेते हैं। रेवेन्यू साइड में रिसीट्स यानी प्राप्तियां और खर्चे, सेम टू सेम क्या है इधर भी प्राप्तियां और खर्चे। अब देखिए एक चीज देखिए, जब मैंने आपको बताया कि प्राप्ति एक तो होता है, देखिए आय जो होती है एक तो अर्जन की जाती है, जैसे हमने पिताजी के एग्जाम्पल में देखा, पिताजी के बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ठीक है, अर्जित कर लिया आय। और एक प्राप्ति में ही वो जब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो लोन भी ले रहे हैं, ऋण भी। ठीक है। तो अर्जित की भी प्राप्ति हो सकती है, अर्न प्राप्ति भी हो सकती है, और हम ऋण लेके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्तियों में क्या है दोनों चीजें आएंगी। अब देखिए रेवेन्यू कौन सी साइड है वो देखते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको पहले क्या है कि रेवेन्यू रिसीट बताऊंगा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताऊंगा, फिर कैपिटल बताऊंगा, और फिर ये
चारों चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू की दो साइड है, एक प्राप्तियां हैं और एक है खर्चे। जो रेवेन्यू बजट है, राजस्व प्राप्ति है, उसमें सबसे सरकार की जो मुख्य आय है वो है कर राजस्व। ये सरकार की क्या है, एक मुख्य आय का स्रोत है सरकार की। सरकार को पैसा, मोस्टली जो पैसा है सरकार को वो कहाँ से मिलेगा, यहीं से। ये है कर से। जब टैक्स इनकम होएगी वो सरकार की क्या है, मुख्य आय का स्रोत। कुछ गैर कर राजस्व भी होते हैं, नॉन टैक्स भी। वो कौन से हैं, देखिए, जैसे ब्याज। सरकार ने दे रखा है किसी को लोन, सरकार लोन लेती है वैसे ही देती भी है, उससे आया सरकार के पास ब्याज, वो कौन सा है, रेवेन्यू टैक्स। तो पहले हम कर लेते हैं इन चारों की चर्चा। रेवेन्यू प्राप्ति कौन सी है, रेवेन्यू खर्चे कौन से हैं, पूंजीगत प्राप्ति कौन से है, पूंजीगत खर्चे, ताकि फिर मैं जब इनको एक्सप्लेन करूं तो आपके अच्छे से समझ में आए। देखिए, राजस्व प्राप्तियां सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, सरकार को प्राप्त ऐसी प्राप्तियां जिनसे ना तो कोई परिसंपत्ति यानी असेट्स, गौर से देखिए एक बार, कम होती है, और न ही कोई देयता यानी लाइबिलिटीज उत्पन्न होती है। एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको कॉन्सेप्ट को क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, जिनसे ना तो कोई असेट्स यानी परिसंपत्ति है वो कम हो रही है, और ना ही कोई देयता यानी लाइबिलिटीज उत्पन्न हो रही है। एक एग्जांपल देखना आप, जैसे सरकार को कर के रूप में पैसा मिला, ये है हमारा चार्ट, रेवेन्यू प्राप्ति। सरकार को कर के रूप में पैसा मिला, तो कर के रूप में पैसा मिलते ही सरकार की कोई परिसंपत्ति कम हुई क्या, नहीं हुई। सरकार को जो कर के रूप में पैसा मिला है वो किसी को सरकार को लौटाना है क्या, कोई बाध्यता है क्या सरकार पे। जब हम कर देते हैं सरकार को तो सरकार पे ये बाध्यता नहीं है कि कर के बदले सरकार विकास करे। कर एक अनिवार्य भुगतान है, सरकार की मुख्य आय का स्रोत है। वैसे ही देखिए, यहाँ सरकार को ब्याज मिला, नॉन जो टैक्स है उनको देखते हैं, कोई फाइन या फीस मिली, कोई अनुदान मिला, कोई डिविडेंड मिला, सरकार की कंपनियां हैं, जैसे ओएनजीसी वगैरह देखते हैं, सार्वजनिक उपक्रम जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है, वहां से सरकार को कोई प्रॉफिट मिला, कोई अनुदान मिला बाहर विदेशों से, तो सरकार की ना तो कोई देयता लाइबिलिटी उत्पन्न हुई और ना ही कोई संपत्ति है वो कम हुई। ठीक है, उसको बोल दिया हमने राजस्व। उसके बाद है राजस्व खर्चे। राजस्व खर्चे कौन से होते हैं, ऐसे व्यय, ठीक है, ऐसे व्यय जिनसे न तो कोई परिसंपत्ति यानी असेट्स बढ़ेगी, ना ही कोई देयता कम होगी। देखो, सरकार राजस्व खर्चे हैं, राजस्व खर्चे कौन से होते हैं, देखिए ये वाले। सरकार ने लोन ले रखा है, सरकार ने उसका किया भुगतान ब्याज का, वो क्या है, राजस्व है। क्योंकि जब सरकार किसी लोन ले रखा है, मूलधन देगी तब तो क्या है, देयता कम होगी। प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए सरकार ने आरबीआई से ही लोन ले रखा है 1 लाख करोड़ रुपए का। अब उस 1 लाख करोड़ का यदि सरकार भुगतान करेगी आरबीआई को, तो क्या है, देयता कम होगी, तो वो आएगा पूंजीगत खर्चे में। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्व खर्चा। ना तो कोई देयता कम हुई, ना किसी असेट्स का निर्माण हुआ। जैसे सरकार ने, ये देखिए खर्चे में सरकार ने कोई ब्याज दिया, कोई वेतन और पेंशन दी,
सब्सिडी दी, रक्षा कार्यों पे खर्च किया, संचालन कार्यों पे खर्च किया, इनसे कौन सी असेट्स का निर्माण हुआ है? कोई परिसंपत्ति है वो नई नहीं बनी है या उसमें वृद्धि नहीं हुई है, वो क्या है? राजस्व खर्चे। एक देखिए पूंजीगत प्राप्तियां, कौन सी है ऐसी प्राप्तियां? ये दोनों जो है इनका अपोजिट हो जाएगा। ऐसी प्राप्तियां, देखिए राजस्व प्राप्ति में क्या बताया? न तो कोई परिसंपत्ति यानी असेट्स कम हो रही है, न ही कोई देयता उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी? ऐसी प्राप्तियां जिनसे क्या है? असेट्स यानी परिसंपत्ति है वो कम होएगी, या फिर देयता यानी लाइबिलिटीज उत्पन्न होएगी। इसको देखिए, जैसे सरकार ने एक सड़क बनाई या सरकार ने ब्रिज का निर्माण करवाया, एक बड़ा पैसा लगता है, वो सरकार का क्या है? वो सॉरी, मैं आपको पूंजीगत प्राप्ति बता रहा हूँ। सरकार को मान लीजिए, सरकार ने लिया लोन, सरकार ने कोई विदेशी बैंक है वहां से लोन ले लिया, विदेशी संस्थाओं से सरकार ने लोन लिया, तो सरकार की क्या है? देयता बढ़ी। तो देयता बढ़ेगी तो वो क्या है? पूंजीगत प्राप्ति। या फिर सरकार ने क्या किया? विनिवेश कर दिया। विनिवेश मीन्स निवेश का उल्टा। एलआईसी का आपने नाम सुना, सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी कम करी, तो सरकार की क्या है? परिसंपत्तियां कम हुई। सरकार ने एयर इंडिया है वो बेच दिया। हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आम बोलचाल में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण कर दिया। तो सरकार क्या है? इन उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी कम कर लेती है, जिससे सरकार को पैसा प्राप्त होता है। पर होता क्या है? उससे असेट्स कम हो जाते हैं, सरकारी परिसंपत्तियां है वो कम हो जाती है, पैसा सरकार के पास आता है, प्राप्ति है, उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। अब सेम देखो, मैंने यहाँ क्या बताया? न कोई परिसंपत्ति का निर्माण, यहाँ क्या है? परिसंपत्ति कम होगी। यहाँ देखिए, न तो कोई परिसंपत्ति कम होती, यहाँ असेट्स है वो कम होगी। इसमें देखो, न ही कोई देयता उत्पन्न होगी, यहाँ देयता उत्पन्न होगी, क्योंकि सरकार जब लोन लेगी ऋण, तो सरकार के पास प्राप्ति आएगी पैसा, और उससे क्या है? सरकार की लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। पूंजीगत खर्चे कौन से हो गए? ये जो राजस्व खर्चे हैं इसका अपोजिट कर लो। ऐसे वे जिनसे, अब देखो राजस्व खर्चे क्या है? न तो कोई परिसंपत्ति असेट्स बढ़ेगी, और न ही कोई देयता कम होगी। ऐसे खर्चे जिनसे असेट्स बढ़ेगी, वृद्धि होगी असेट्स में, और लाइबिलिटीज यानी देयता है वो कम होगी। जैसे सरकार ने सड़क या पुल या ब्रिज का निर्माण करवाया, सरकार का एक खर्चा हुआ, तो उससे क्या है? असेट्स बढ़ी, एक पब्लिक गुड्स बढ़ा, सरकार की असेट्स बढ़ी। ठीक है। सरकार ने लोन ले रखा था, ठीक है, उसका किया पुनर्भुगतान, तो उससे सरकार की क्या है? देयता, लाइबिलिटी कम हुई। ऐसे खर्चों को बोलते हैं पूंजीगत। तो ये चार्ट आपके समझ में आया होगा, और इस चार्ट की मदद से हम ये जो सारा चार्ट है वो समझेंगे। देखिए, राजस्व प्राप्ति मैंने बताई, ऐसी प्राप्ति जिनसे न तो कोई क्या है? असेट्स कम हो रही, और न ही कोई देयता कम हो रही। पहला है कर राजस्व, टैक्स। सरकार को टैक्स के रूप में पैसा मिलता है, वो है राजस्व प्राप्ति। गैर कर, नॉन टैक्स में इंटरेस्ट, मैंने बताया सरकार ने ब्याज, वो पैसे दे रखे हैं किसी को, दूसरी सरकारों को या किसी और को, उससे सरकार को ब्याज मिला, वो क्या है? सरकार की रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद सरकार ने कोई फाइन है, फीस वगैरह लेते हैं हमसे, शुल्क वगैरह। ग्रांट्स है, अनुदान मिला सरकार को। डिविडेंड मिला, प्रॉफिट मिला। डिविडेंड और प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? कोई सार्वजनिक उपक्रम है जहां सरकार का पैसा लगा हुआ है, वहां से सरकार को लाभांश, डिविडेंड को क्या बोलते हैं? लाभांश, लाभ में अंश, या फिर प्रॉफिट में हिस्सा मिला, वो क्या है? आपके रेवेन्यू रिसिट यानी राजस्व प्राप्ति। न तो उनसे कोई असेट्स है उस वो कम हो रही है, और न ही कोई देयता उत्पन्न हो रही है। ऐसी कौन सी है? राजस्व प्राप्तियां। खर्चे कौन से हो गए? ब्याज भुगतान, मैंने बताया सरकार ने लोन ले रखा है, उस पे ब्याज दे रही है। वेतन और पेंशन दिया जाता है। अनुदान, सरकार भी, केंद्र सरकार अनुदान दे रही है, ग्रांट दे रही है राज्य सरकारों को या किसी अन्य देश की सरकारों को। सब्सिडी दी जाती है। रक्षा कार्य पे और संचालन कार्य पे सरकार
खर्चा करती है। ये सारे क्या है, सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व खर्च। उसी तरह पूंजीगत प्राप्ति, ये सरकार के पास पैसा आया और खर्चा कौन सा, रेवेन्यू वाला। ये सरकार के पास पूंजीगत वाला है, कौन सा पैसा आता है कौन सा जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी, ऐसी प्राप्तियां जिनसे कोई देयता कम वो बढ़ रही है, या फिर असेट्स है उसका वो कम हो रहा है। जैसे LIC को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, सरकार के पास पैसा आया, विनिवेश। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फिर ऋणों की वसूली, सरकार ने कोई लोन दे रखा है और सरकार को वो मिला, तो देखिए ऋण जब हम देते हैं तो वो हमारा असेट्स होता है, और ऋण जब हम किसी से लेते हैं तो क्या है, लाइबिलिटी है। तो सरकार की असेट्स है वो कम हुई ना यहाँ पे। उसके बाद देखो बाजार से उधार, सरकार ने बाजार से उधार ले लिया, ठीक है, तो सरकार की देयता बढ़ गई। वो आंतरिक भी हो सकती है, बाहरी भी, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अन्य देयताएं, अन्य देयताएं कौन सी है, भविष्य निधि का पैसा है, PF का है, वो कर्मचारियों का सरकार के पास आया तो वो सरकार को देना है वापस। किसान विकास पत्र, KCC जिसको बोलते हैं, डाकघर की जमाएं, ये सारी क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत खर्चे कौन से हैं, ऋणों का पुनर्भुगतान, सरकार ने कोई लोन ले रखा है उसको वापस दिया तो सरकार की क्या हुई, देयता कम हुई। लोन देना, सरकार ने कोई लोन दिया है, आधारभूत संरचना पर, जैसे सड़क वगैरह, पुल वगैरह सरकार ने बनाए तो उस पे क्या खर्चा होता है, और उससे एक असेट्स यानी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूंजीगत खर्चा। आई होप ये चार्ट आपके पूरा समझ में आया होगा। अब हम आगे इनसे घाटे निकालेंगे कि सरकार को कैसे घाटा लगता है। सरकार कोई क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सरकार का मुख्य कार्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर करना जनता का, इसलिए सरकार क्या है, घाटा खाती है। अब देखो सबसे पहला कौन सा है वो देखते हैं। ये हमने देख ली, राजस्व प्राप्तियां कौन सी, ऐसी प्राप्तियां जिनसे न तो कोई परिसंपत्ति यानी असेट्स है वो कम होएगी, और न ही कोई देयता है उत्पन्न होगी। राजस्व खर्चे ऐसे वे जिनसे न तो कोई परिसंपत्ति असेट्स बढ़ेगी और न ही कोई देयता है वो कम होगी। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी है, ऐसी प्राप्तियां जिनसे असेट्स वो कम होएगी या देयता बढ़ेगी, जैसे विनिवेश या फिर लोन ले लिया। पूंजीगत खर्चे ऐसे वे जिनसे असेट्स बढ़ेगी और लाइबिलिटी देयता है कम होगी। हमने लोन का पुनर्भुगतान किया, देयता कम हुई। हमने सड़क ब्रिज वगैरह बनाए तो देयता असेट्स क्या है वो बढ़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं बजट के घाटे, कौन कौन से डेफिसिट्स है उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसमें लिखा हुआ राजस्व खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ज्यादा किससे है, रेवेन्यू रिसीट्स से। यानी जब राजस्व खर्चे राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, राजस्व घाटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि घाटा कब होता है, जब खर्चे ज्यादा हो और आय कम हो। ये है राजस्व प्राप्तियां और ये है राजस्व खर्चे। जब राजस्व खर्चे, मान लीजिए सरकार के राजस्व खर्चे टोटल हुए 100 रुपए के, और सरकार को जो प्राप्तियां हैं वो हुई 90 रुपए की, तो खर्चे हैं प्राप्तियों से ज्यादा, तो वो हो जाएगा राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। सिर्फ राजस्व की बात हो रही है। उसके बाद देखिए एक है प्रभावी राजस्व घाटा। ये क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जब देखो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, जितना हमारा राजस्व घाटा आएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, जो लास्ट एग्जांपल दिया उसके हिसाब से 10 रुपए का राजस्व घाटा आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट। उसमें से हम घटाएंगे केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत अनुदान। ये क्या होता है, देखिए कैपिटल ग्रांट क्या होती है। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई है आपको, इस चार्ट में गौर से देखो आप, यहाँ मैंने लिखा अनुदान, ग्रांट। सरकार को प्राप्तियों के रूप में अनुदान प्राप्त होता है, वो क्या है, राजस्व प्राप्ति। सरकार ग्रांट देती भी है,
राज्य सरकारों को या किसी और सरकारों को। अब ये ग्रांट मैंने लिखी कहाँ पे है? राजस्व की साइड में खर्चे। प्रभावी राजस्व घाटा कौन सा होता है? ऐसा घाटा जब केंद्र सरकार राज्यों को इस शर्त पर अनुदान देती है कि आप ये जो पैसा है वो पूंजीगत खर्चे करेंगे। सर सपोज कीजिए कहीं पे किसी राज्य में सड़क का निर्माण होना है और केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया, ये लो भैया 200 करोड़ रुपए और इससे ये सड़क बननी चाहिए। तुम्हारे राज्य में कोई असेट्स है वो बनना चाहिए, पूंजीगत अनुदान है, ये कैपिटल ग्रांट है। तो वो जो पैसा लगेगा वो स्पेसिफाई किसी कार्य पे लगेगा। तो इस शर्त पे वो अनुदान दिया गया है, उसको हम लेस कर देंगे तब आएगा प्रभावी राजस्व घाटा, कि जितना राजस्व घाटा हुआ उसमें से आप घटा दो केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत अनुदान। ठीक है। उसके बाद है राजकोषीय घाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी एक बड़ा सा सवाल आया था स्टेटमेंट फॉर्म में, फॉर्मूला पूछा। आरपीएससी अभी एक ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि फॉर्मूले पूछती है, नेशनल इनकम से, इनसे आपके राजकोषीय नीति, इनसे फॉर्मूले पूछती है। ये राजकोषीय घाटा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ये क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, कंफ्यूज मत होना, ये लाइन पढ़ना और खुद थोड़ा सा मनन करना। देखो, कुल खर्चों का, ठीक है, कुल खर्चों का कुल गैर ऋणकारी प्राप्तियों पर आधिक्य। लाइन आपको देखते ही थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन सा पैदा होगा, बहुत सिंपल है। टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कौन से हैं? चार्ट पे आइए। रेवेन्यू में ये खर्चे जिनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत में ये खर्चे जिनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुल खर्चे मान लीजिए 100 रुपए ये है और ये है 200 रुपए, तो मैंने ले लिए रेवेन्यू के 100 रुपए और कैपिटल के 100 रुपए। राजस्व और पूंजीगत के ले लिए वो 200 और इसके राजस्व के 100, टोटल हो गए 300। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कुल खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर कौन से, राजस्व और पूंजीगत, ये ज्यादा है 300 रुपए। ठीक है, दोनों 200 रुपए पूंजीगत थे और 100 रुपए कैपिटल वो राजस्व थे। ये ज्यादा है किससे? राजस्व प्राप्तियों से, प्लस नीचे देखिए गैर ऋणकारी पूंजीगत प्राप्तियों से, जिसको बोलते हैं एन, शॉर्ट फॉर्म है इसका एनडीसीआर, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट। इसका मतलब क्या होता है सिर्फ ये समझ लीजिए, फिर आपको राजस्व घाटा समझ में आ जाएगा। देखो, सरकार ने, मैंने क्या बताया आपको, हमने ले लिए खर्चे कौन से, राजस्व वाले, और कौन से ले लिए, पूंजीगत। ठीक है, राजस्व घाटा क्या था? प्राप्तियां किससे कम है, खर्चों से, तो आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपका ये है वो अनुमान कि जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो होना चाहिए रेवेन्यू साइड की प्राप्ति को जोड़ लो और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ लो, राजस्व खर्चों को जोड़ लो और पूंजीगत खर्चों को जोड़ लो, फिर देख लो कि खर्चा ज्यादा है या आय ज्यादा है, और फिर घाटा निकाल लो, राजस्व घाटा आ जाएगा। पर राजस्व घाटा क्या होता है? आप निकालो कुल खर्चे कौन से, राजस्व खर्चा मैंने मान लिया 100, पूंजीगत खर्चा मैंने मान लिया 200, ये दोनों ज्यादा किससे है? एनडीसीआर से। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ऐसी प्राप्तियां जिनमें जो ऋण से प्राप्त नहीं की गई है, हमने लोन नहीं लिया है, ऐसी प्राप्तियां ही लो। जैसे ये देखो, विनिवेश क्या है? एनडीसीआर नहीं है। ऋणों की वसूली ये भी नहीं है हमारे पास, हमने लोन दे रखे थे उससे प्राप्तियां आई है हमारे पास। बाजार से उधार ये नहीं आएगी, आंतरिक बारी और अन्य देयताएं। कौन सी देयताएं लेनी है, वो कौन सी प्राप्तियां लेनी है? जो एनडीसीआर हो, जो गैर ऋणकारी हो। लोन वाली शामिल मत करना, वो प्राप्तियां शामिल मत करना। और राजस्व प्राप्तियां तो पूरी की पूरी आएगी, सीधी सी बात है भाई। कुल वो कुल आपके वो प्राप्त वो कुल खर्चे कौन से, राजस्व और पूंजीगत, वो ज्यादा जब किससे हो जाएंगे? कुल गैर ऋणकारी प्राप्तियों से, एनडीसीआर से।
ये सारी प्राप्तियां आएंगी। इनमें कौन से आएंगे? विनिवेश ऋणों की वसूली या ऐसी चीजें जो ऋणकारी ना हो, जो हमने लोन से प्राप्त ना की हो, तब निकलेगा राजस्व, वो आपके फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। अब देखो ये आ गया हमारा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुल खर्चे कौन से? राजस्व पूंजीगत। दोनों ज्यादा है किससे? राजस्व प्राप्तियां, वो तो आएगी क्योंकि उन किसी लोन से उत्पन्न नहीं हुई। तो पूंजीगत में कौन सी लो? एनडीसीआर, ये वर्ड याद रख लो, एनडीसीआर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, गैर ऋणकारी पूंजीगत प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां जो हमें लोन से ना मिली हो, हमने विनिवेश से प्राप्त करी हो, हमने किसी को लोन दे रखा हो उससे प्राप्त करी हो, पर लोन वाली ना हो, उनको हटा दो। फिर सारी जो प्राप्तियां हैं वो जोड़ लो, और वो अगर कम है खर्चों से तो निकल के आएगा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और लास्ट ईयर फॉर्मूला का एक सवाल भी आया था, दोबारा आपको बता दूं। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास प्राप्ति के रूप में, एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए ये 100 रुपए है, तो ये है 200 रुपए। अब मेरे पास रेवेन्यू, मेरे पास रेवेन्यू इनकम कितनी आई, रेवेन्यू रिसीट कितनी आई, पूंजीगत प्राप्ति, वो मान लीजिए आई 50 रुपए, राजस्व प्राप्ति आई 50 रुपए, ठीक है। अब मेरे पास जो कैपिटल रिसीट है, पूंजीगत प्राप्तियां, इनमें दो तरह से पैसे आए मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने कोई, मेरे पास एक असेट्स था वो बेचा, वो था 50 रुपए का, ठीक है। फिर मैंने किसी को लोन दे रखा था 20 रुपए का, वो आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास ये आई 70 रुपए। और मेरे पास जो कैपिटल रिसीट्स में से भी मैंने क्या किया, 30 रुपए का लोन ले रखा था, लोन लिया किसी से, ठीक है, सपोज कीजिए। अब मैं निकाल क्या रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, एफडी निकाल रहा हूँ। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको कि कुल खर्चों का, कुल खर्चे ले लेते हैं भाई, रेवेन्यू वाले 100 है, ये 200, 200, ये किससे ज्यादा है? कुल वो राजस्व प्राप्ति 50 रुपए, राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल गैर ऋणकारी प्राप्तियां, ठीक है। गैर ऋणकारी प्राप्ति कौन सी है? ये वाली, ये तो मैंने लोन लिया है ऋण से, और ये मैंने क्या है, मेरी गैर ऋणकारी है, 50 रुपए कोई संपत्ति बेची, 20 रुपए मेरे को किसी लोन के थे वो मिले, मैंने दे रखा था किसी को, वो मिले मेरे पास। ये कितना है? 70 रुपए। तो मेरे पास एनडीसीआर कितनी है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जो मैंने लोन से प्राप्त नहीं करी, ऋण से प्राप्त नहीं करी, वो कितनी है? 70 रुपए। तो अब देखो, 200 रुपए ज्यादा है 70 से, तो क्या आएगा? 130 रुपए का फिस्कल डेफिसिट, यही होता है। फिर क्या है इसका, जब ये घाटा होता है तो सरकार क्या करती है? लोन वगैरह लेती है, यही चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वित्त पोषण सरकार कैसे करेगी, ये सिंपल है। राजकोषीय घाटा क्या? टोटल एक्सपेंडिचर, राजस्व प्लस पूंजीगत, ये किससे ज्यादा है? राजस्व प्राप्तियां और प्लस गैर ऋणकारी पूंजीगत प्राप्तियां, नॉन डेट कैपिटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। ऐसा पैसा जो लोन से प्राप्त नहीं किया, तब आ जाएगा आपके राजकोषीय घाटा। अब आगे देखो, अब हमने राजकोषीय घाटा निकाल दिया, मैंने आपको बता दिया राजकोषीय घाटा क्या होता है। कि राजकोषीय घाटा क्यों लिया हमने, इसका एक आपको फैक्ट बताता हूं, देखिए। ये फैक्ट है, भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा सुखमोय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर 1997 में लागू की गई। तो 1997 से पहले हम कौन सा घाटा निकाल रहे थे? हम राजकोषीय घाटे को क्यों नहीं निकाला हमने? तो देखिए, सुखमोय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पे राजकोषीय घाटा 1997 से लागू हुआ। उससे पहले क्या कर रहे थे हम? उससे पहले हम कर रहे थे बजटीय घाटा, हम निकाल रहे थे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, कोई भी एक आम आदमी भी बता सकता है। एक कुल खर्चे ले लो, कौन से? रेवेन्यू प्लस कैपिटल,
ये इसमें से क्या घटा दो, कुल प्राप्तियां, रेवेन्यू और कैपिटल। पर हम ये भूल जाते थे कि हमने लोन कितना ले रखा है। हमने जो लोन ले रखा है उसका बहुत सारा पैसा हमारे ब्याज का ही चला जाता था। तो फिर कौन सा, कैसे घाटा निकलेगा, कैसे राजकोषीय नीति बनेगी, ये सरकार के सामने समस्या थी। अब हम क्या देख रहे थे, बजट घाटा। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि कुल खर्चे हमारे पास, मान लीजिए 100 रुपए खर्चा हुआ, फिर कुल प्राप्तियां, रेवेन्यू भी ले लो, कैपिटल भी। अब उन प्राप्तियों में लोन वाला पैसा भी था, ऋण वाला पैसा भी था, हम उसको भूल जा रहे थे। और उस लोन के बदले हमें बहुत सारा ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा था। ब्याज का भुगतान क्या है, राजस्व खर्चा। तो हमारा राजस्व घाटा भी बढ़ रहा था और बजट घाटा भी बढ़ रहा था। फिर 1997 में हमने ये लागू किया। इसके पीछे भी कारण क्या है कि 1991 में हमने आर्थिक सुधार किए। जब हमने आर्थिक सुधार किए तो आईएमएफ है, उसने हमें चेतावनी दी कि भाई आप लोन के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा ले रखा आपने, राजकोषीय घाटा आपका बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो बोले आप बजट घाटा निकाल रहे हो, राजकोषीय घाटा निकाल के देखो। तो बोले ये क्या होता है? तो वो ये होता है जो मैंने आपको बताया कि आप टोटल खर्चे लो, कैपिटल वाले भी और रेवेन्यू वाले भी। वो अगर आपके ज़्यादा हैं, किससे हैं? जो पैसा आपने बिना लोन के प्राप्त किया है, उसमें लोन वाला अमाउंट है, लोन वाली प्राप्ति छोड़ दो। तो फिर हमने देखा राजस्व वाला आएगा, और कौन-सा? नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जो हमने देखा एनडीसीआर। वो लेने के बाद मुझे बताओ कितना घाटा आया। तो हमने फिर मोहित चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पे वो राजकोषीय घाटा है उसकी अवधारणा को अपनाया। ये एक फैक्ट है। तो मैंने क्या बताया, 1997 से बजट घाटे को शून्य पर रखने की नीति को अपनाया गया है। बजट घाटा है वो जीरो पे रख दो, ठीक है। जीरो पे क्यों रख दो? क्योंकि जितने खर्चे आएंगे, ठीक है, हम जो घाटा आएगा बजट में कि कुल खर्चे माइनस कुल प्राप्तियां, हम लोन ले लेंगे, ऋण ले लेंगे, ठीक है। एक होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा, जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट आया उसमें से हम निकालेंगे, क्या घटाएंगे? ब्याज का भुगतान, जितना हम इंटरेस्ट पेड करेंगे वो हम घटा देंगे। और मैंने आपको बताया कि आईएमएफ बार बार बोल रहा था कि आप ब्याज का भुगतान बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटे में से क्या हटा दो? ब्याज का भुगतान। क्योंकि हमने जितना लोन ले रखा है उसके बदले हम कुछ ब्याज है वो चुका रहे हैं, वो घटाएंगे तब आ जाएगा हमारे पास प्राथमिक घाटा। तो ये मैंने आपको बताया कुछ फैक्ट। अब हम वापस चलते हैं, हमारे एक टॉपिक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि राजकोषीय घाटा अच्छा है या बुरा? ये नकारात्मक है या सकारात्मक? थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए कुछ सवालों को हम देखेंगे। एक सेकंड में पानी पी लूं तब तक। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये राजकोषीय घाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये चर्चा हम करते हैं। देखिए, किसी भी सरकार के सामने एक समस्या होती है। ये जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, अगली बार जब अखबार पढ़ो या चुनावों से पहले की चर्चाएं देखो, तब आपके ये टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है देश में। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊं। ये है फिस्कल डेफिसिट। ये किसी भी सरकार के सामने दो चीजें निर्धारित करती है। एक तो सरकार की नीयत, एक अर्थव्यवस्था की तबीयत। ये शब्द देखिए, सरकार की नीयत कैसे तय करता है फिस्कल डेफिसिट? क्योंकि सरकार को लेने हैं, चुनाव आ गए, सरकार को वोट लेने हैं। अक्सर आप चुनाव में ये सुनते रहते हो कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, सरकार खर्च बहुत कर रही है सब्सिडी पे, सरकार ये मुफ्त योजना, ये योजना, लाडली योजना। आप राजस्थान में भी देखते हो, लास्ट टाइम पे बहुत आलोचना की गई अशोक गहलोत सरकार की। केजरीवाल जी जब दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट करते हैं,
तो बोलते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं। जब बिजली के बिल है वो कम आते हैं तो बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं। फिर मोदी जी भी आते हैं, वो भी कई जगह कुछ स्कीम लॉन्च कर जाते हैं। तो सरकार के सामने ये फिस्कल डेफिसिट है, वो सरकार की नीयत भी बताता है और सरकार की वो अर्थव्यवस्था की तबीयत भी बताता है। सरकार के सामने समस्या है वोट, चुनाव भी एक समस्या है। सरकार उसको भी ध्यान में रखती है। सरकार ये भी देखती है कि मैं अर्थव्यवस्था में रोजगार और समृद्धि कैसे लेके आऊँ। ठीक है? कोई भी सरकार है उसकी नीयत बताता है। अब सरकार के सामने समस्या ये है कि मैं ज़्यादा रेवड़ियाँ बाँट दूँ, ज़्यादा राजकोषीय घाटा यानी मैं खर्चा ज़्यादा कर दूँ, मैं ज़्यादा लोन ले लूँगा, तो मेरे सामने समस्या आएगी घाटे की। तो अर्थव्यवस्था की तबीयत होएगी खराब। तबीयत कैसे खराब होएगी? ये जो मेरा मैंने राजकोषीय घाटा मैंने लोन ले लेके सब्सिडियाँ दे दी, मैंने लोगों का बहुत ज़्यादा भला कर दिया, तो मुझे इसका ऋण का भुगतान करना है भई। तो मेरे पे क्या है एक कर्जा आएगा, मेरे पे आर्थिक भार डालेगा वो। मैं विदेशी सरकारों से लोन लूँगा तो मुझे उनको ब्याज देना है या मैं फिर किसी देश के ऋण जाल में फँस जाऊँगा, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था और सरकारों के सामने ये फिस्कल डेफिसिट है, समस्या पैदा करता है। तो ये कितना होना चाहिए? इसका नियंत्रण कैसे होना चाहिए कि ये कम हो या ज़्यादा हो? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जो राजकोषीय घाटा है, वो कुछ मात्रा तक अच्छा है, कुछ हद तक क्या है, वो अच्छा है। पर यदि ज़्यादा हो गया राजकोषीय घाटा, हमने ज़्यादा लोन ले लिया, तो वो हमारे लिए विपरीत की जो विपरीत अवस्था है, वो हमें दिखा सकता है। तो मैंने क्या बताया? नीयत और तबीयत दोनों बताती है। सरकार के सामने समस्या है, आर्थिक विकास भी करने की, सरकार के सामने समस्या वोट आ गए चुनाव में, लोगों को क्या है मुफ्त स्कीम्स और वो भी चाहिए। और देखिए सीधी-सी बात है, सरकार कोई बिज़नेस करने के लिए नहीं बैठी। भारत जैसे देश में सरकार का मुख्य ध्येय है वो कल्याणकारी राज्य ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी राय कुछ और हो सकती है। मानता हूँ मैं कि हम पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं, पर भारत जैसे स्टेट में, भारत जैसे देश में जहाँ आज भी गरीबी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, सब होना चाहिए एक संतुलित मात्रा में। पर समाज का ये निम्न वर्ग है, निर्धन वर्ग है, जो सामाजिक न्याय है उसके लिए हमें राजकोषीय घाटा है, उसकी तरफ थोड़ी-सी उपेक्षा भरी दृष्टि से भी देखना चाहिए। पर हम देखेंगे कि कैसे-कैसे अर्थव्यवस्था चलती है। तो मैंने आपको एक डिस्कशन बताया है कि राजकोषीय घाटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालता है। पॉजिटिव कैसे डालता है? जब हमने पढ़ा मुद्रास्फीति, मैंने आपको बताया राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों ही क्या है अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव डालती है। मुद्रास्फीति की दर है उसको नियंत्रित करती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी होगी बैंक अपने स्तर पे काम करता है, पर जब सरकार ने मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट सरकार के पास कैसे होगा? जब सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा ज्यादा करेगी सरकार। तो खर्चा कैसे करेगी? सरकार मान लीजिए किसानों के पैसे माफ कर दिए, किसानों को कोई सब्सिडी दी, निर्धन वर्ग को सब्सिडी दी, उज्ज्वला स्कीम में महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर बांटे, जिससे सरकार पे क्या है कर्ज आएगा, फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा, पर वो अर्थव्यवस्था में क्या है चेंजेस भी लाएगा। अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, वो मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो दोनों चीजें करेगा। तो राजकोषीय घाटा कुछ मात्रा तक अच्छा है, पर ज्यादा घाटा भी सरकार के लिए चिंताजनक स्थिति बना सकता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया। अब देखिए सवाल क्या है? सवाल ये है कि राजकोषीय घाटा है को कैसे पूरा किया जाए? ये घाटे का वित्त पोषण पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि राजकोषीय घाटे के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाती है। देखते हैं 1 मिनट पानी पी लूँ। देखिए, घाटे का वित्त पोषण जिसको हिनार्त प्रबंधन बोलते हैं, वो देखते हैं। देखिए, एक कहावत है, आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपये। ये सरकार ही नहीं, अर्थव्यवस्था ही नहीं, हर परिवार, हर आदमी, हम स्टूडेंट, सबके सामने ये समस्या है। स्टूडेंट के पास महीने के पैसे आते हैं, घर से पॉकेट मनी कम, खर्चा ज़्यादा।
एक फैमिली है, उसकी इनकम कम, खर्चा ज्यादा, यानी आमदनी तो 98 है, खर्चा रुपया है। सेम सिचुएशन है सरकार की कि फिस्कल डेफिसिट हो गया ज्यादा, कैसे करूं मैं ये मैनेज। सरकार जब भी बजट बनाती है, सरकार को पहले से ही पता है कि मेरा व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, वो खर्चे हैं वो इनकम से ज्यादा है। मेरी जो प्राप्तियां होगी, रिसीट्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, सरकार को ये पहले ही पता होता है जब सरकार बजट बना रही होती कि मेरे पास इनकम के सोर्सेज इतने नहीं है, खर्चे ज्यादा है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया। तो इस समस्या को जब सरकार कोई नीति बनाती है, ठीक है, कुछ नीति निर्धारण करती है सरकार इस समस्या से निपटने के लिए, उसको बोलते हैं घाटे का वित्त पोषण, या फिर इसको बोला जाता है हीनार्थ प्रबंधन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब सरकार ये राजकोषीय घाटा है, इसका वित्त पोषण करने के लिए, जब सरकार को पता है कि मेरी खर्चा ज्यादा है, आय कम है, तो मैं कोई ऐसी नीति लेके आऊं, कुछ ऐसे उपाय अपनाऊं जिनसे ये मेरा वित्त पोषण है वो हो सके, मैं एक मैनेज वे में काम कर सकूं, उसको बोलते हैं हिनार प्रबंधन या घाटे का वित्त पोषण। ये क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, सरकार अपनाती है उपाय, कुछ उपाय सरकार अपनाती है, वो उपाय हम देखते हैं। सरकार क्या कैसे कर सकती है, आप खुद एक बार ले खुद पे रख के देखिए। सरकार ने मान लीजिए ले लिया लोन, ऋण, सरकार ने लोन लिया। अभी लोन दो दो टाइप से होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। देश की बैंकिंग व्यवस्था से ले सकता है या विदेशों से, तो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे हम। देखिए, अब मान लीजिए सरकार ने ले लिया ऋण, लोन, लोन ज्यादा लें या कम लें, वो चीज हम देखते हैं। देखिए, एक है आंतरिक, एक है बाहरी। आंतरिक मीन्स हमने देश के अंदर से ले लिया। देश के अंदर से लोन लेना हमारे लिए अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव क्या डाल सकता है। सरकार ने जब ज्यादा लोन बैंकिंग व्यवस्था से ले लिया, तो फिर दूसरे लोगों को क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। दूसरे लोग हैं वो यदि चाह रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था में कुछ प्रोडक्टिव करें, तो निवेश कहाँ से होगा, सरकार के पास पूंजी कहाँ से आएगी। लोगों के पास पूंजी बचेगी नहीं, क्योंकि लोन तो सरकार ने ले लिया। तो दूसरे लोग हैं वो लोन नहीं लेंगे, तो अर्थव्यवस्था में निवेश कम होगा। निवेश कम होगा तो सरकार वो क्या है, मांग नहीं होगी, उत्पादन ही नहीं होगा, उससे मंदी की अवस्था आ जाएगी। तो सरकार, देश के बैंकिंग व्यवस्था से ज्यादा लोन लेना वो भी क्या है, हानिकारक। और एक इकोनॉमिक्स में शब्द चलता है जिसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। ये कई बार पूछा गया, यूपीएससी ने तो पूछ भी लिया, आरपीएससी भी पूछ सकती है, क्राउडिंग आउट। देखिए, ऐसे टर्म है वो कई बार पूछे जा सकते हैं कि क्राउडिंग आउट क्या होता है। जब सरकार बैंकिंग व्यवस्था से देश के अंदर आंतरिक स्रोतों से ज्यादा ऋण ले लेती है, तो दूसरे लोगों के लिए पूंजी या निवेश नहीं बचता, उनके पास पूंजी की कमी हो जाती है, जिससे क्या है, निवेश कम हो जाता है। इस इफेक्ट को बोला जाता है क्या, क्राउडिंग आउट। ठीक है, तो ये हमने एक देख लिया। तो अब हम क्या करें, विदेशों से लोन लें, देखते हैं। बाहरी मान लीजिए हमने लिया विदेशों से लोन। अब विदेशों से लोन तब तक अच्छा है जब क्या हो, ब्याज दर कम हो, या फिर ये लंबी अवधि के हो, तब तो क्या है, लोन ले लो। विदेशों से लोन लेंगे तो हमें क्या है, विदेशी मुद्रा है वो भी मिलेगी, और कम ब्याज दर पे हो, और लंबी अवधि के लोन हो ताकि हमें चुकाने में सहूलियत हो। पर विदेशों से लोन है वो भी एक नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पे डाल सकता है। जैसे आप देखते हो अक्सर, चीन है, उसने क्या किया, चीन ने लोन बांटे, दुनिया में छोटे छोटे देश थे, उनको लोन दे दिए, श्रीलंका को लोन दे दिया, मालदीव को दे दिया। वहां बोला ये ले पैसे, तेरे को कितने पैसे चाहिए ये ले, कुछ कंडीशन है, मैं तुम्हारा एयरबेस यूज करूंगा, मैं तुम्हारी जमीन यूज करूंगा।
तो विदेशों से लोन है वो किसी देश की संप्रभुता पे खतरा हो सकता है, देश की संप्रभुता पे प्रभाव डाल सकते हैं विदेशी ऋण। हम ऋण जाल में फंस सकते हैं, जैसे चीन करता है। हम डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, इसलिए ज्यादा विदेशों से ऋण है वो भी सही नहीं है, क्योंकि हमें ब्याज, इंटरेस्ट है वो भी पेमेंट करना पड़ेगा, ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम उपायों को देख रहे थे। एक है विदेशी सहायता या अनुदान। अब आप सब जानते हैं, विदेशी सहायता और अनुदान ही मिल जाए कोई झंझट ही नहीं है। पैसा मिला, ना कोई ब्याज देना ना चुकाना वापस। तो सबसे अच्छा तो यही है कि हमें अनुदान और वो मिल जाए, और होता भी है। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो ग्रांट्स वगैरह देते रहते हैं। जो अल्प विकसित या विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी सहायता करते रहते हैं। पर भारत ने क्या किया? भारत ने 1975 में किया था पोखरण में परमाणु परीक्षण। जब परमाणु परीक्षण किया तो सीधी सी बात है, भारत ने अपनी ताकत दिखाई। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है भाई, अमेरिका चिढ़ गया इस चीज से। वो बोले कि आपके पास परमाणु परीक्षण करने के लिए पैसे हैं और आप अनुदान मांगते रहते हो, आते रहते हो कि हमें पैसा दे दो, पैसा दे दो, हम आपको ग्रांट नहीं देंगे। तो 1975 के बाद भारत को ग्रांट्स है वो कम मिलना स्टार्ट हो गए। और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था आज बन चुका है। भारत में क्या है कि अनुदान यदि भारत सरकार लेगी तो उसमें कुछ कंडीशन छुपी होती है। कोई भी देश ऐसे ही किसी को अनुदान नहीं देता। हम पैसा किसी को देते हैं तो उसमें कुछ शर्त होती है। तो वो शर्त है वो मानने के लिए कोई बड़ी अर्थव्यवस्था तैयार नहीं होती। इसलिए अनुदान का विकल्प है वो भी आजकल क्या है, एक नगण्य सा ही हो गया है। अब देखिए तीसरा उपाय है, वो है कर वृद्धि। टैक्स की रेट है वो बढ़ा दो आप। टैक्स की रेट बढ़ा दो। आपने मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिया, तो टैक्स बढ़ाया तो क्या होगा, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। पर टैक्स बढ़ाने से कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। सपोज कीजिए आपने बढ़ा दिया अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, वो बढ़ा दिया आपने। ठीक है, आईटी जिसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, इसमें लगा हुआ है जीएसटी। जीएसटी बढ़ाया, आज ये पेन मुझे 50 रुपए का मिल रहा है। जीएसटी की रेट बढ़ा दी, सरकार ने कहा मैं राजस्व प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो ये 60 रुपए का हो गया। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स की रेट बढ़ेगी तो क्या होगा? मांग कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सेम ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दें, प्रत्यक्ष कर, लोगों की आय कम नहीं होगी क्या? आय कम होगी तो लोग खर्च नहीं करेंगे, मांग कम करेंगे, अर्थव्यवस्था में निवेश कम होगा। तो सरकार के सामने यहाँ पे भी समस्या आती है कि इस कर वृद्धि को कितना करूं, कम करूं, ज्यादा करूं, कैसे पैसा करूं, ये भी एक समस्या है। फिर देखिए घाटे का मौद्रीकरण, ये एक अंतिम उपाय है। ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। सरकार सब कुछ प्रयास कर रही है, अब क्या करें? तो सरकार देखेगी आरबीआई की तरफ टेढ़ी नजरों से। आरबीआई बोलेगा ना प्लीज, अब ये मत बोलना। सरकार बोलेगी नोट छाप। तो क्या है इसका मतलब? घाटे का मौद्रीकरण, मुद्रा छाप दो, नए नोट छाप दो। तो आरबीआई बोलेगी नहीं, ऐसे नोट नहीं छाप सकते। सरकार बोलेगी थोड़े नोट छाप के दे दो, नई मुद्रा, मैं घाटे का वित्त पोषण करूंगी। आरबीआई बोलेगी यदि मैं नोट छाप दूंगी, अर्थव्यवस्था में क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह है बढ़ेगा। हमने मुद्रास्फीति पढ़ी, अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ेगी? तरलता। जब तरलता बढ़ेगी तो क्या है? मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आरबीआई पूरी अर्थशास्त्र है वो गवर्नमेंट को समझाने लग जाएगा। तो सरकार के सामने यहाँ पे भी समस्या है। बता हम उपाय रहे हैं कि सरकार ये कर सकती है, पर मैंने आपको क्या बताया? एक बैलेंस वे में करना पड़ेगा, कोई भी चीज ज्यादा या कम नहीं कर सकती। अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती है, मुद्रास्फीति दर बनाते हैं, कितनी रखें, कम रखें, ज्यादा रखें? तो हमने क्या किया, एक रेट बनाई जो हमने पढ़ी थी, लक्षित मुद्रास्फीति 4 + -2%। 4 में 2% का विचलन है, +-2%, यानी 2% कम भी हो जाए, 2% ज्यादा, इतनी इस रेंज में रखो। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है सारा गेम।
तो अब करे तो करे क्या? सरकार के सामने समस्या क्या है? क्या करूँ मैं? ये तो आपने मुझे एक मायाजाल में फँसा दिया कि क्या करूँ मैं? उपाय बता रहे हो या समस्याएँ बता रहे हो? तो अर्थशास्त्री बोले दोनों चीज़ें ही बता रहे हैं। तो आप ये करो, राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन, ये इसका एक उपाय है। जो हमने उपाय सुझाए, उनमें जो समस्या है, उनका एक उपाय है, आप राजकोषीय समेकन करो। ये भी एक टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में कई बार टर्म्स में पूछा जाता है। राजकोषीय समेकन क्या होता है? समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये होता है कि आप रेवेन्यू बढ़ाओ, राजस्व में वृद्धि करो। राजस्व में वृद्धि करो, आप टैक्स बढ़ा के करो, चाहे अनुदान लेके करो, चाहे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, आप राजस्व है उसको बढ़ाने पे जोर दो। ठीक है? आप एक्सपेंडिचर है उसको युक्ति-युक्त करो, खर्चे ज़्यादा मत करो। चुनाव में कहीं पे भी जाके ये भाषण मत दे के आओ कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ध्यान से करो। अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव आना चाहिए, ऐसी चीज़ें करो। सरकार घाटे में ना जाए, ऐसी चीज़ मत करो। खर्चा है उसको ध्यान से करो। आप वेतन है, सैलरी है वो कम कर दो, क्योंकि सरकार वेतन, सैलरी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कम करेंगे, उससे भी क्या है? भई जनता है उस पे आप थोड़ा भार डालो, कर का डालो, सैलरी वगैरह कम कर दो। जहाँ खर्च कम हो रहा है, प्राइवेटाइज़ेशन करो, विनिवेश करो, ये करो, रेवेन्यू बढ़ाओ अपनी, ठीक है? आप व्यय है, वो युक्ति-युक्त करो। आप राजस्व में वृद्धि कैसे करोगे? आप वेट लेके आओ। 1991 में ये उपाय है राजकोषीय समेकन, ये बता रहा है आईएमएफ हमें कि राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो गया है, उपाय अपना ले। तो सरकार को बोल रहे हैं कि आप कुछ कर सुधार भी करो। जैसे आप देखते हो ना, वेट वगैरह, सर्विस टैक्स हमारे 1991 के बाद आए हैं। अब जीएसटी ले आए हम, हमने कर सुधार कर दिया पूरा कि टैक्स चोरी ना रुके, भ्रष्टाचार ना हो, राजस्व बढ़ाने के स्रोतों पे ध्यान दो। व्यय है एक्सपेंडिचर उसको युक्ति-युक्त करो, कहीं पे भ्रष्टाचार ना हो। सब्सिडी दे रहे हो तो सीधे लाभार्थी के खाते में जानी चाहिए। क्यों देखते हैं हम आज डीबीटी वगैरह, आधार कार्ड से खाता लिंक है, सीधा पैसा आएगा, कहीं पे लीकेज ना होएगा। क्योंकि राजकोषीय घाटा है वो युक्ति-युक्त होना चाहिए, जो व्यय है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने सब्सिडी के लीकेज को रोका, हमने आधार कार्ड से लिंक करवा दिया, डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा, बिचौलियों की भूमिका खत्म। तो हमने ये सारे उपाय अपनाए, तब जाके क्या हमारा घाटा एक संतुलित स्तर पे आया। ऋण है उसका प्रबंधन करो अच्छे से। आप ये देखो कि विदेश से लोन लूँ तो वहाँ ब्याज दर कम है, लंबी अवधि का है, या भारत से लूँ ब्याज दर कहाँ पे कम है। ठीक है? तो मैं सारी चीज़ों का कैलकुलेशन बिठा के फिर ये काम करो। इन तीनों कामों को बोला गया है राजकोषीय समेकन। फिस्कल कंसोलिडेशन, जब सरकार क्या करती है? रेवेन्यू, राजस्व में वृद्धि के साधनों पे ध्यान देती है, वे एक्सपेंडिचर है उसको युक्ति युक्त करती है, और ऋणों का डेट मैनेजमेंट है वो अच्छे से करती है, उसको बोला जाता है राजकोषीय समेकन। तो ये एक हमारा टॉपिक हुआ। अब देखिए, मैंने आपको बताया, सारी समस्याएं भी देखी, उनके कारण, निवारण, और इनमें पीटी के कुछ फैक्ट भी साथ साथ क्या है चलते रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने आपको बताया एक फैक्ट, भारत में सुखमोय चक्रवर्ती है, इसकी समिति की सिफारिश पे राजकोषीय घाटे की अवधारणा है वो 1997 में लागू हुई। पहले क्या था? बजट घाटा। बजट घाटा बताया कुल खर्चे माइनस कुल प्राप्तियां। 1997 से बजट घाटे को शून्य पर रखने की नीति को अपनाया गया है। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान, जो सरकार ब्याज का भुगतान कर रही है, लोन ले रखा है, वो हमने घटाया। उसके बाद देखिए, 2003 में राजकोषीय समेकन हमने अपनाया। उसके बाद 2003 में देखिए एक एफआरबीएम एक्ट आता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है? ये हमने बनाया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है? इसमें हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। क्या लक्ष्य किए? कि राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, ये जीडीपी का 3% होना चाहिए। ठीक है? 3% होना चाहिए। राजस्व घाटा क्या है? 0% होना चाहिए। 2008-9 तक ये लक्ष्य हमें प्राप्त करने थे, पर प्राप्त हुए कैसे? भाई सीधी सी बात है, महामारी आई, कोविड जैसी महामारी, तो सरकार क्या है, खर्चों पे ध्यान देना बंद कर दे क्या? लोग मर थोड़ी जाएंगे, मतलब लोगों को मरने के लिए थोड़ी छोड़ दें। तो सरकार को खर्च करना भी ज़रूरी है। कोरोना आ जाता है, आर्थिक मंदी आ जाती है, तो सरकार तो इसलिए ही बैठी है कि लोगों का ध्यान रखे, कल्याण
कि अर्थशास्त्र को पे सरकार क्या है काम करे। सरकार कोई बिज़नेसमैन थोड़ी है। तो ये जो आपने लक्ष्य बताए कैसे पूरे होंगे? तो क्या हुआ, इस एक्ट को क्या है संशोधित किया गया एफआरबीएम समीक्षा समिति एक्ट 2016 में। एनके सिंह है जो हमारे क्या है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे एनके सिंह, इनकी अध्यक्षता में कि राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 2.5% और राजस्व घाटा 0.8%। इसमें आप विचलन कर सकते हो। ये 2023-24 तक के लक्ष्य है। 0.5% का क्या है विचलन इसमें हो सकता है। तो देखिए ये एफआरबीएम एक्ट ज्यादातर पूछा जाता है 2003 में आया। राजस्थान के लिए पूछते हैं एफआरबीएम एक्ट 2005 में पारित किया गया। लक्ष्य क्या था 3% रखना था जीडीपी का 2008-9 तक। अब 2023-24 का ये आ गया 2.5% और 0.8%। ये समीक्षा समिति है एनके 2016 में हमने समीक्षा करी इस एक्ट की। तो एनके सिंह क्या है इसके अध्यक्ष थे। तो ये चीजें हमने देखी। अब आगे देखिए कर है टैक्स देखेंगे। हमने इतना सारा देख लिया है आज की क्लास में। मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा क्लास लंबी करें। एक बार आप इस क्लास को देखिए, समझ में नहीं आए दोबारा देखिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आपके समझ में ज़रूर आएगा, 2 बार देख लीजिए क्योंकि थोड़ा-सा कठिन टॉपिक है। पर आपके बेसिक है वो अच्छे से समझ में आएँगे। यदि आपके फिर भी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट करूँगा। और टैक्स है, हम टैक्स पढ़ेंगे, करों के प्रकार, प्रगतिशील है, प्रतिगामी है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। फिर हम सारे कर देखेंगे, अप्रत्यक्ष वाले कौन से हैं, प्रत्यक्ष वाले कौन से हैं। हम जो नई टैक्स स्लैब है वो देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे जीएसटी। जीएसटी हमारे हर साल एक सवाल आता है जीएसटी की, और टैक्स की जो क्लास है वो कल हो जाएगी आपकी, ठीक है? ये क्लास है पूरी, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए और करिए अच्छे से क्लास को, ठीक है? तो ये हमने पूरा चार्ट है, ये चार्ट आप चाहे तो आप प्रिंट आउट निकाल के रखवा ही लीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ भी है, ये अपलोड दोबारा कर दूँगा मैं इसको। ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कौन-कौन सी प्राप्तियाँ होती है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है? थैंक यू।